हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन DSSP TGT इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली सभी क्लासेज आप तक पहुंच पाएंगे। देर नहीं करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। द पोएट whom अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम described as a superb craftsman, a lyric poet without rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हैरोल्ड ब्लूम ने किस ऑथर के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन आपको याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग आंसर टिक करेंगे पीवी शेली। इट इज सेड अबाउट पीवी शेली बाय अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है द बॉर्डर्स ऑफ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, और लास्ट में दिया गया है ऑफ इंग्लैंड। मतलब पूछा जा रहा है कि किस किंग के ड्यूरेशन में, किस किंग के रीजन में द बॉर्डर्स नाम की जो वर्ष ट्रेजेडी है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1795 से 1797 तक लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली काफी सारे रिवीजन के बाद में 1842 में वो पब्लिश हो पाया था। ओके, अगर डेट आ जाए लिखने की तो पूछ लीजिएगा, लिख लीजिएगा 1795 से और 1797 के बीच इसको लिखा गया था और पब्लिश किया गया था इसको 1842 में, काफी सारे रिवीजन करने के बाद में। ओके, और ये जो इसकी सेटिंग है वो है किंग हेनरी थर्ड के जमाने की। नोट करिएगा, किंग हेनरी थर्ड के जमाने की। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। द 2009 फिल्म ब्राइट स्टार, याद रखिएगा फिल्म जो है वो 2009 की है। फिल्म का टाइटल है ब्राइट स्टार एंड इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जेन कैंपियन। जेन कैंपियन के द्वारा इसको लिखा गया है, इसकी स्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है ना, और उसी ने इसको डायरेक्ट किया है। इट फोकस ऑन व्हाट, ये किस चीज पर फोकस करती है, ठीक है ना। मैथ्यू आर्नोल्ड और उनकी जो पोएम है डोवर बीच उस पर, वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ पर, ओके, या फिर कीट्स रिलेशनशिप विद फैनी ब्राउन, या फिर पीवी शेली एंड मैरी गॉडविन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जॉन कीट्स की जो रोमांटिक रिलेशनशिप थी फैनी ब्राउन के साथ में, वो लास्ट 3 इयर्स, ठीक है ना, वो लास्ट 3 इयर्स यहां पर आपको दिखाए गए हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन द बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसका वर्किंग टाइटल था ऑटोबायोग्राफिया और लिटरेरिया। ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया इसका वर्किंग टाइटल था। इट वाज पब्लिश इन 1817, 1817 में इसको पब्लिश किया गया था, सभी को पता है। इट इज अ क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय एस्ट्री कॉलेज। तो यहां पर क्वेश्चन ये है द फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब जो क्रिएटिव इन्फ्लुएंस है, रचनात्मक जो प्रभाव है, वो द बायोग्राफिया लिटरेरिया पर किस किस चीज का था। ऑप्शंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द बायोग्राफिया लिटरेरिया में एसटी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी थी उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक रहेगा। द कैंटियन व्यू ऑफ इमेजिनेशन एज अ शेपिंग पावर, तो अकॉर्डिंग टू एसटी कॉलेज इमेजिनेशन इज अ शेपिंग पावर, और उन्होंने इसमें इसका यूज किया है, इसका काफी सारा उन पर इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है जर्मन फिलोसोफर FWJ, ठीक है ना, वॉन स्केलिंग। तो ये एक पोस्ट कैंटियन और ऑथर हैं, इनका भी इन पर इन्फ्लुएंस था। मिंटू से हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजों ने फॉर्मेटिवली इन्फ्लुएंस किया था लिखने के लिए द बायोग्राफिया लिटरेरिया को। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है इन वन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क द अपेंडिक्स प्रेजेंट 2 पोएम्स, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है जिसमें उन्होंने अपेंडिक्स का यूज किया, अपेंडिक्स को ऐड किया है। ओके, और उस अपेंडिक्स में ये प्रेजेंट करते हैं 2 पोएम्स।
ओके, एसोसिएटेड विद इट, यानी जो वर्क है उस वर्क से संबंधित। एक है फ्रेगमेंट ऑफ अ गॉथिक टेल और दूसरी है आर्गुमेंट फॉर सुसाइड टुगेदर विद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ नोट ऑफ 1842 एंड 1843। अब डेट से आप लोग याद रख सकते हैं कि 1842 में ट्रांसक्रिप्शन इन्होंने लिखा था इसका, और उसके बाद में इसमें ये दो पॉइंट जो थी वो अपेंडिक्स में ऐड की, फ्रेगमेंट ऑफ अ गॉथिक टेल और आर्गुमेंट फॉर सुसाइड। तो 1842 का अभी मैंने आपको एक वर्क बताया था जो पब्लिश हुआ था, तो 1842 में जो पब्लिश वर्क हुआ था वो हमारा कौन सा था, द बॉर्डर, जो कि एक वर्स ट्रेजेडी है। ये काफी, यानी कि ये 1795 से 1797 तक विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पर काम किया। ओके, लेकिन ये पब्लिश्ड नहीं हो पाया। आफ्टर ऑल काफी सारे रिवीजन करने के बाद में 1842 में ये इसको पब्लिश करा पाए। पब्लिश करा रहे थे तभी इसका एक ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट किया जा रहा था, उसमें इन्होंने अपेंडिक्स का यूज किया। ओके, और उस अपेंडिक्स में क्या किया, फ्रेगमेंट ऑफ गॉथिक टेल और आर्गुमेंट फॉर सुसाइड, ये दो पोएम इन्होंने ऐड की। ओके, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स, अ नोवेल बाय अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन अमेरिकन लेफ्टिनेंट। यहां पर क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन लेफ्टिनेंट का नेम क्या है, जो कि इसका, जिसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट है उस कैंडिडेट का। और ये जो अमेरिकन लेफ्टिनेंट है ये सर्व कर रहा था उस समय पर एज एन एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ द इटालियन आर्मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बात करें इसकी अ फेयरवेल टू आर्म, तो ये आपका पब्लिश किया गया था 1929 में और बहुत ही पॉपुलर नोवेल है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है। तो इसमें जो कैंडिडेट है, जो अमेरिकन लेफ्टिनेंट है जिसका ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट कंसीडर किया गया, वो है आपका फ्रेडरिक हेनरी। ये क्या है, ही इज सर्विंग एज एन एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ द इटालियन आर्मी। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द नोवेल विच डिस्क्राइब अ लव अफेयर बिटवीन द अमेरिकन एक्सपेट्रिएट एंड एन इंग्लिश नर्स कैथरीन बार्कले। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने पिछला क्वेश्चन देखा, पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट है और एक कौन है, इंग्लिश नर्स जिसका नाम है कैथरीन बार्कले। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है फ्रेडरिक हेनरी को, ठीक है ना। और फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले के बीच में क्या है, एक रोमांस दिखाया गया है, लव अफेयर दिखाया गया है। अब ये किस में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अ फेयरवेल टू आर्म। 1929 में पब्लिश हुआ, बेहतरीन नोवेल है। ओके, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 8th। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा जा रहा है, ऑन द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, whom व्हाइटमैन ग्रेटली एडमायर्ड। इसको जो पोइट है वाल्ट व्हिटमैन बहुत ज्यादा एडमायर किया है उनके द्वारा, उन्होंने अब्राहम लिंकन को वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा बहुत एडमायर किया गया है। दैट इज वाई ही ऑथर्ड, इन्होंने कुछ लिखा है इनके लिए, मीन टू से पोएम्स या पोएम लिखी है। तो वह पोएम या वे पोएम्स कौन कौन सी हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो ये तो सभी को पता है, बहुत ही पॉपुलर है। ये इनकी डेथ पर मॉर्न करने के लिए लिखा गया है। ओके, एक है व्हेन लिलिकस लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, तो ये पोएम भी इन्होंने इनकी डेथ पर लिखी है। मीन टू से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रेन। जो नेम है नॉवेल्स में, वो नेम्स अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उनकी जो स्टोरी है थोड़ी बहुत इधर से उधर, जहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाता है, वो पॉइंट आपका एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। द नोवेल्स टेल द स्टोरी हेस्टर प्राइन हु कंसीव अ डॉटर विद अ मैन whom she is not married। यानी ये जो कहानी है एक ऐसी महिला की है जिसका नाम है हेस्टर प्राइन, जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर ऑल उसको एक बच्ची को जन्म देती है, ठीक है ना, एक डॉटर को जन्म देती है, और उस आदमी से उसने शादी नहीं की होती है। ठीक है,
तो उसके कारण वो काफी स्ट्रगल करती है और एक नई जिंदगी, शेमफुल जिंदगी या ये कहें कि एक नए रूप में डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए मजबूर होती है। मतलब उसको अपनी जिंदगी नए तरीके से स्टार्ट करनी पड़ती है, डिपेंडेंस में और डिग्निटी में। तो ये क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस स्टोरी को रिलेट करेंगे हम किससे, द स्कारलेट लेटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का जिनका राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसको 1850 में पब्लिश किया गया था, 1850 में पब्लिश किया गया था, द स्कारलेट लेटर। और पूरा नेम है यानी पूरा टाइटल है अ रोमांस, अ रोमांस। ठीक है, 1850 में यानी कि 1850 में पब्लिश किया गया था। अमेरिकन राइटर है नेथनियल। क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग नोट कर लेना, अमेरिकन राइटर हैं नेथनियल हैथॉर्न। ओके, इनके द्वारा से लिखा गया है। इसमें ये कहानी है कि जो हेस्टर प्राइन है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मां बनती है, एक बेटी को जन्म देती है जिससे उसने शादी नहीं की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ 4 एक्ट ड्रामा, अ 4 एक्ट ड्रामा रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ एक 4 एक्ट ड्रामा है जिसको 1903 में लिखा गया था। और लिखा क्यों गया था, इन रिस्पॉन्स टू अ कॉल फॉर शॉ टू राइट अ प्ले बेस्ड ऑन द डॉन जॉन थीम। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ऐसा कौन सा प्ले है जो डॉन जॉन थीम पर आधारित है, डेफिनेटली आपको पता होगा मैन एंड सुपरमैन। ठीक है ना, मैन एंड सुपरमैन रिटन इन 1903, बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लॉलार्ड्स आर द फॉलोअर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेस्टेंट एंड रिफॉर्मेशन लीडर। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। लॉलार्ड्स कौन थे, ये जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स थे। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट चौसर्स प्रोलॉग, यानी कि चौसर की जो प्रोलॉग या फिर जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है उसके बारे में किस राइटर ने, किस क्रिटिक ने ये कहा है कि हियर इज इंडीड इज गॉड्स प्लेंटी। ये कमेंट किसने किया है चौसर की प्रोलॉग के बारे में, तो वो राइटर हैं आपके जॉन ड्राइडन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। जॉन ड्राइडन ने कहा है चौसर की प्रोलॉग के बारे में, हियर इज इंडीड गॉड्स प्लेंटी। इसका रीजन क्या है कि चौसर ने उसमें हर चीज को लिखा है, हर चीज के बारे में लिखा है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, दिस नॉवेल इज वाइडली रिगार्डेड एज अ क्रिटिक ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रूल। इस फैक्ट से यहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्या है ये, एक क्रिटिक है यूरोपियन कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। ठीक है ना, एंड आल्सो एग्जामिनिंग द थीम ऑफ पावर डायनेमिक्स एंड मॉरलिटी। तो लास्ट डे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और पिछले कुछ वीक से मैं आपको डिटेल क्लास में भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको जोसेफ कॉनराड के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। तो जोसेफ कॉनराड का एक नोवेला है हर्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है ना, हर्ट ऑफ डार्कनेस को एक तरीके से क्रिटिक के तौर पे ले सकते हैं, जो कि यूरोपियन कॉलोनियल रूल है अफ्रीका में। अफ्रीका के जो पीपल हैं उनको सेवेजली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर बात करें हर्ट ऑफ डार्कनेस के लिखने की, देन इट वाज पब्लिश्ड इन 1899 जोसेफ कॉनरेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल इज अ, हमें बताना है कि 1984 जिसको लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, जो कि एक नॉवेल है एंड कॉशनरी टेल। तो ये क्या चीज है, डेस्टोपियन नोवेल है, गॉथिक नोवेल है, पिकारेस्क नोवेल है या रोमांटिक नोवेल है। तो बेसिकली ये क्या है, एक डेस्टोपियन नोवेल है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1984 की अगर हम बात करें तो ये 8 जून 1949 में पब्लिश किया गया था। ओके, 8 जून 1949 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 क्वेश्चन और 15 पे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल पब्लिश्ड इन 1980। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद में आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आएंगे। ठीक है ना,
ऐसा लगेगा आपको कि ये वर्क हमने पढ़ा है। अगर उस वर्क के बारे में थोड़ी सी भी डिटेल आपको पता होगी तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल पब्लिश्ड इन 1980, यानी कि एक ऐसा नॉवेल है जिसको 1980 में पब्लिश किया गया है, जिसको अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है, जो कि 3 टाइम बुकर प्राइज फाइनलिस्ट हैं। ओके, अब इसकी सेटिंग के बारे में बात कर दी गई है। इट इज सेट प्राइमरली इन ओल्ड दिल्ली। इसकी सेटिंग क्या है? ओल्ड दिल्ली में है। एंड द स्टोरी डिस्क्राइब द टेंशन इन अ पोस्ट पार्टीशन इंडियन फैमिली स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर्स एज एडल्ट। इसकी खास बात यह है कि ये स्टार्टिंग होती है एज एन एडल्ट, ठीक है ना। एडल्ट के बाद में एडल्सेंस, एडल्सेंस के बाद में प्री एडल्सेंस और उसके बाद में चाइल्डहुड। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नॉवेल है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग होती है, परसेप्टिव होता है उसका एडल्ट, ठीक है, उसके बाद में एडल्सेंस, उसके बाद में प्री एडल्सेंस, उसके बाद में मूविंग बैक टू इनटू देयर लाइफ। तो ये नोवेल कौन सा है आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो ये नोवेल है क्लियर लाइट ऑफ डे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसका जो नरेशन है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। कहानी की स्टार्टिंग होती है कहां से? एज एन एडल्ट परसेप्टिव से, उसके बाद में प्री एडल्सेंस, उसके बाद में एडल्सेंस, उसके बाद में प्री एडल्सेंस, उसके बाद में चाइल्डहुड, और इन द फाइनल सेक्शन फिर दोबारा से एडल्ट परसेप्टिव से कहानी का नरेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है ना। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड इन 1980। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स नोवेल रिटन इन आइम्बिक टेट्रामीटर। पूछा जा रहा है कि एक वर्स नोवेल है जिसको आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ई और जी जी, बाई पोइट एंड नॉवेलिस्ट विक्रम सेठ। यानी इंडियन नॉवेलिस्ट विक्रम सेठ के द्वारा ये वर्स नोवेल लिखा गया है। वह कौन सा नोवेल है? ठीक है, तो वह इनका फर्स्ट नोवेल है जिसका टाइटल है द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट क्या है? ये एक वर्स नोवेल है। ओके, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, गोल्डन गेट की बात करें तो ये 1986 में पब्लिश किया गया था। ओके, 1986 में पब्लिश किया गया था और ये इनका पहला नोवेल है जो कैसा है? वर्स नोवेल है, फर्स्ट नोवेल रिटन इन वर्स फॉर्म, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया है कि ये किस फॉर्म में, तो ये आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी सी सी डी डी ई एफ ई और जी जी। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है 17। पूछा जा रहा है एन इक्वल म्यूजिक इन एन इक्वल म्यूजिक बाय इंडियन नोवेलिस्ट विक्रम सेठ। फिर से हमारा इंडियन नोवेलिस्ट विक्रम सेठ पर क्वेश्चन है। तो इनका एक नोवेल है एन इक्वल म्यूजिक बाय इंडियन नोवेलिस्ट विक्रम सेठ, जिसमें एक कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट बोल लीजिए, माइकल होम, अ प्रोफेशनल वायलिनिस्ट। ये कौन है? वायलिन बजाने वाला है, प्रोफेशनली वायलिनिस्ट है, जो कि प्यार करता है किससे? जूलिया से, लव्स जूलिया और फाइनिस्ट, जो खुद में अपने आप में वो भी क्या है? पियानिस्ट है। मीट्स अगेन आफ्टर अ डेकेड एंड कंडक्ट अ सीक्रेट अफेयर। मतलब स्पष्ट ये है कि ये जूलिया से प्यार करता था, अभी भी ये प्यार करता है। जब ये पहले प्यार करता था उसके बाद में इससे सेपरेट हो गया, अलग हो गया, एंड आफ्टर दैट ये फिर से उससे मिला, अगेन आफ्टर अ डेकेड, लगभग 10 साल के बाद में फिर से मिला, एंड कंडक्ट अ सीक्रेट अफेयर, और फिर से इसके साथ में सीक्रेट अफेयर इसका शुरू हो गया। दो सी इज मैरिड, और लड़की यानी कि जूलिया जो है वो मैरिड है, एंड हैज 7 ईयर ओल्ड सन, और शादी के बाद में इस लड़की का एक 7 साल का बेटा भी है। तो ये स्टोरी बता दी हमने कि ये एक स्टोरी है जो इनके एक नोवेल पर है। अब इस स्टोरी के अंदर एक क्वेश्चन आ गया है कि दे मेट फर्स्ट टाइम, तो जूलिया और माइकल होम पहली बार कहां मिले थे? तो आपको बता दूं कि इस कहानी में ये दोनों लोग जो हैं पियानो बजाने के लिए स्कूल में एजुकेशन लेते हैं इन एज अ स्टूडेंट इन वियना में ये पियानो बजाने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पर वियना में इनकी पहली बार मुलाकात होती है। ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18, खाली जगह है। इज द ओनली कंप्लीट नोवेल बाई अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो। अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो के द्वारा कंप्लीट नोवेल कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में पॉलिटियन, द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन, टाइम ऑफ नैंटुकेट, और द जर्नल ऑफ जूलियस रोडमैन, और द लाइट हाउस। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
द नरेटिव ऑफ ऑथर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगर इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में बात कर ली जाए, इट वाज रिटन अबाउट 1838, 1838 में, और ये एडगर एलन पो का ओनली वन नोवेल है जो कि कंप्लीट है। ओके, याद रखिएगा। द जर्नल ऑफ द जूलियस सीजर का सेकंड इनकम्प्लीट नोवेल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल ट्रेसेस द रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ यंग स्टीफन डेडलस। एक करेक्टर है नोवेल का जिसके बारे में बताया गया है कि ये जो नोवेल है ये रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन डेडलस, उसके बारे में। स्टीफन डेडलस है कौन है? जॉयस, जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस का एक फिक्शनल एल्टर ईगो है। हम बोल सकते हैं कि जेम्स जॉयस ने स्टीफन डेडलस को अपने एक नोवेल में एज एन ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ओके, एंड whose surname allude to डेडलस ग्रीक माइथोलॉजी कंज्यूमेट क्राफ्टमैन। इसका जो सरनेम है डेडलस, ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही ब्रिलियंट क्राफ्टमैन था, उसको एल्यूड करता है। तो ये वर्क कौन सा है? यूलिसिस नहीं है, एक्जिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है ना। इट वाज पब्लिश्ड इन 1916 में ये वर्क पब्लिश किया गया था, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है डुबलिनर्स बाय जेम्स जॉयस। आयरिश राइटर है जेम्स जॉयस, इसके द्वारा एक वर्क लिखा गया है डुबलिनर्स। ये किस तरीके का वर्क है? हिस्टोरिकल नॉवेल है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, या कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरी। ये 15 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। इसको 1914 में यानी कि 1914 में जेम्स जॉयस के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो गाइस आज हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पेड क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन RR अकेडमी फिरोजाबाद को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।